बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर साहब हमारे मेहमान हैं। आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, बिहार के बाद अब पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की एक कार्रवाई, वोटर लिस्ट को एक नए सिरे से तैयार करने की वो की जाएगी। चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें देश के तमाम राज्यों के और यूटीज के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओज उसमें शामिल होंगे। अगले साल मैं आपको बता दूं 4 बहुत बड़े प्रदेशों में चुनाव होने जा रहा है, जिसमें बंगाल और असम पूर्वोत्तर के अंदर, और उसके अलावा तमिलनाडु और केरल दक्षिण में, पुडुचेरी में भी इलेक्शन होने जा रहा है। तो पहले ये जो जानकारियां आ रही थी वो ये कि अगले साल जिन जिन राज्यों के अंदर चुनाव है, चुनाव आयोग वहां बिहार की तरह एसआईआर करवाएगा। लेकिन अब खबर है कि चुनाव आयोग बिहार में अपनी एसआईआर की कार्रवाई से बड़ा उत्साहित है। उसको लगता है कि यह काम हमने बहुत अच्छे से अंजाम दिया, और दूसरा जो कुछ विवाद होना था एसआईआर पर वो हो गया। और उनके लिहाज से अच्छी बात यह हुई कि एक तरीके से एसआईआर की पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की आप कह सकते हैं मॉनिटर करते हुए हुई, औपचारिक तौर पर नहीं, लेकिन जितना वक्त एसआईआर का एक काम चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट में पैरेलल सुनवाई चलती रही। वहां रोज ऑब्जेक्शंस लाए जाते थे, रोज प्रॉब्लम बताई जाती थी। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से पूछता था, पार्टियों से पूछता था, लेकिन एसआईआर पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। और उसमें 30 सितंबर को अब फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो आ जाएगी। तो अब पूरे देश में एसआईआर किया जाएगा। यह उस सवाल का भी जवाब हो सकता है जब ये विपक्ष की कुछ पार्टियों ने कहा था कि केवल बिहार क्यों, पूरे देश में कराओ अगर कराना है तो, और अगले लोकसभा चुनाव से पहले फिर कराना। तो चुनाव आयोग फिलहाल तो पूरे देश में एसआईआर कराने पर दिखाई दे रहा है कि वो आगे बढ़ रहा है। उसको लेकर 10 तारीख को राहुल जी बड़ी बैठक होगी। बिल्कुल, देखिए ऐसा भी नहीं हुआ कि एसआईआर में, अगर आप बिहार के एसआईआर में देखें तो ये बात सही है कि ऑब्जेक्शंस आए, उसको इलेक्शन कमीशन ठीक कर रहा है। लेकिन मैं शुरू से ही बोलता आया हूं कि ये इसमें वोट चोरी का कोई जो है वो चीज दिखाई नहीं था, बिल्कुल एंगल नहीं है, जो कांग्रेस है वो उसको भुनाने की कोशिश कर रही है पूरे बिहार में या पूरे देश में। जो प्रॉब्लम्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के जो प्रोसेस है उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि किसी ने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, किसी ने कोई गलत चीज भर दी, या कोई ऐसी चीज हो गई जिसमें नाम, किसी के फादर नेम, एड्रेस, ये कुछ गलतियां हुई हैं, ये गलतियां आती हैं, ये अनोमलीज हैं। इन्हें अनोमलीज को इलेक्शन कमीशन जो है वो ठीक कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये सही एक्सरसाइज है जिसे करना चाहिए। लेकिन वो आधार कार्ड का क्या हुआ सर, ये क्लैरिटी है कि नहीं है भाई? एसआईआर में आधार को मानने के लिए यही पहली मांग थी ना अपोजिशन की। अभी नहीं है, जो उनको अभी तक मतलब सीसी साहब का वो देख रहा था, स्टेटमेंट भी आज आया, उसमें उनका कि आधार कार्ड उसमें शामिल नहीं है, जो पहले हैं उसी पर करेंगे और पूरे देश भर में करेंगे। जो भी उनका प्रोसेस होगा, ये 10 सितंबर को बैठक बुलाई है, तो मेरे ख्याल से उसमें एक्सरसाइज को किस तरह से प्लान करना है, एग्जीक्यूशन लेवल पर क्या जाना है, क्योंकि अब सबसे पहले यही जो 4 राज्य हैं कम से कम उसमें तो शुरू करेंगे, और उस पर कोई विरोध नहीं होना चाहिए। जिस तरह का यहाँ पर आराम से ही हो गया, बस यहाँ पर वोट चोरी का कोई मामला नहीं आया, घुसपैठ चोरी का मामला आया है। नहीं, आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट से चोरी हो, घुसपैठिए लिस्ट से चोरी हो गए, वो नहीं दिखे। देखिए, आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो जो है किसी भी मतलब देश के नागरिक का प्रमाण पत्र नहीं है। नहीं, प्रमाण पत्र है कौन सा? अंत में मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप उन्होंने एक आप लेकिन प्रमाण पत्र नहीं माना। राहुल, प्रमाण पत्र है कौन सा? क्या ड्राइविंग लाइसेंस है प्रमाण पत्र? मैं कह रहा हूं प्रमाण पत्र नहीं जा रहा। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक चीज पॉइंट, जो लोग नाम जुड़वाना चाहते हैं वो आधार भी दे सकते हैं। मेरी एक पॉइंट, अगर आप इलेक्शन में कौन लोग वोट कर सकते हैं? देश के नागरिक ही वोट कर सकता है। अगर आधार जो है वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो नागरिक प्रमाण पत्र नहीं है, अब तो ये है एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन में आधार मानोगे कि नहीं मानोगे? बाकी देखिए राहुल, ये बताओ कि ड्राइविंग लाइसेंस नागरिकता का प्रमाण पत्र है? वो तो कोई भी नहीं है नागरिकता का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र है बस। और पासपोर्ट देश में कितने लोगों के पास है? नहीं, ठीक बात है, लेकिन प्रमाण ये, लेकिन अभी ये ग्रे एरिया है, आधार वाला ग्रे एरिया बाकी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। क्या है बताइए सर, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा घर है, ये 10 कार्ड भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। करनी है सर 10 तारीख को। सर उत्तर प्रदेश भी शामिल किया इसमें। नहीं, डोमिसाइल उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उत्तर प्रदेश में पहले शुरू राज्य का नागरिक। अच्छा ठीक है, अब तो खैर पूरे देश में हो रहा है, उसके कोई राज्य का निवासी है। सर आगे बढ़ते हुए मैं आपको कह रहा था कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा, मैं आपको वो बताऊंगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जो हैं उन्होंने भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के सुर में ही अपनी बात मिलाई थी। हालांकि उन्होंने वोट चोरी जैसा उस तरीके से बिल्कुल अतिरेक जाकर के बात नहीं की, लेकिन एसआईआर में लोग परेशान हो रहे हैं, एसआईआर में आधार होना चाहिए, ये सब उनके भी एजेंडे थे। खैर अब ये तो बीती बात हो गई, अब एसआईआर से आगे की बात हो रही है। तो अब प्रशांत किशोर जो हैं वो खुलकर ये कह रहे हैं कि एक बात तो ये तय है, नीतीश कुमार किसी भी सूरत में चीफ मिनिस्टर वो नहीं बन पाएंगे। मतलब
चाहे एनडीए जीत जाए, चाहे महागठबंधन जीत जाए, इस बार वो चाहे पाला बदलने की कोशिश करें या उसी पाले में रहकर के उनके अपने गठबंधन को जीत दिला लें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। नीतीश कुमार चाहे जिसका उम्मीदवारी घोषित करना है कर दें, जनता ने उनके और उनके दल और उनके गठबंधन की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया है। लोगों ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार का जाना सुनिश्चित है। नवंबर के बाद बिहार में नई व्यवस्था बन रही है, उसमें नीतीश कुमार जिसको उम्मीदवार बनाना है बना दे, सबको हारना है। अब ये वो अब नेता बन गए तो वो ऐसा कहेंगे, लेकिन क्या बिहार में ऐसी परिस्थितियां दिख रही हैं इस वक्त? सर, अभी तो हम बात कर रहे थे, क्या महिलाओं के लिए स्कीम लॉन्च की है उन्होंने? भाई जो पैसे 10,000 रुपए जिस महिला खाते में जाएंगे तो ये तो मानेगी नीतीश जी ने भिजवाए हैं। बिहार में तो या किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री को इसका लेवरेज तो मिलता ही है। लाडली बहना योजना में शिवराज सिंह को मिला, लाड़की बहना योजना में एकनाथ शिंदे को मिला, मैया योजना में हेमंत सोरेन को मिला, तो नीतीश कुमार को क्यों नहीं मिलेगा उसका लाभ? अच्छा, पीके ये नहीं बताते कि मुझे क्या मिलेगा? पीके के पास दरअसल घोषणा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन देने की स्थिति में तो अभी सिर्फ नीतीश कुमार है ना। नहीं, मैं कह रहा हूं मुझे इनको चुनाव के बाद क्या हासिल होगा इस पर नहीं बोलते। ये इतनी सीटें आएंगी, मैं 50 सीट जीतूंगा, मैं 20 सीट जीतूंगा, ऐसा कोई दावा नहीं करता। या तो फर्श पे रहूंगा या अर्श पे रहूंगा, बस वो एक पता बहुत पहले एक बार ये डायलॉग दिया था इन्होंने, क्योंकि चुनाव में जा रहे हैं, सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपने एक संगठन खड़ा किया है और ग्रास रूट से खड़ा किया है, गांव-गांव जाकर के पदयात्रा। वैसे पीके भले सार्वजनिक रूप से न बोलते हो, लेकिन उनके अंदर एक आत्मविश्वास है कि शायद वो बड़े प्लेयर के रूप में उभरेंगे और सरकार बनाने की स्थिति में किसी न किसी रूप में होंगे। ये उनके अंदर आत्मविश्वास है। जब उनसे आप बातचीत करो पर्सनल लेवल पे, इंटरनल कॉन्फिडेंस वो शो करते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा अलग। पीके साहब के चांसेस पर पीके साहब तो बोल रहे हैं ना कि भाई नीतीश कुमार जी को नहीं बनने देंगे, तो और अभी तो नीतीश कुमार जी ने आज ही वो वोटर इन्वेस्टमेंट स्कीम चालू की है। ये वोटर इन्वेस्टमेंट के लिए किया ना, कहाँ वोटर इन्वेस्टमेंट स्कीम 10,000 रुपए का महिला योजना, महिला रोजगार योजना को महिला रोजगार वोटर इन्वेस्टमेंट स्कीम। हाँ वही है, लेकिन मैं फिर भी उसको इसलिए अच्छी समझता हूँ कि जो 2,000 रुपए 1,000 रुपए बांटने वाला था, उसमें से कुछ एम्प्लॉयमेंट पर यदि इसको मैं 10% भी मान लूँ तो भी बहुत बड़ा होगा। वो उस तरह से अच्छा है। और प्रशांत जी को अभी नहीं पता, प्रशांत जी का आप पूछ रहे हैं कि उनको क्या मिलेगा, अभी तो ये उनको नहीं पता कि वो किसके साथ है। ये मुझे तो अभी तय नहीं पता कि किसके साथ है वो। तो बहुत अच्छा निर्णय है। जी 2,500 रुपए देने की पे कुछ नहीं बोल रहे हो? किसको? दूसरों ने मैंने बोल दिया ना, इनकी बात कर लें। वो इन्होंने यही कहा नहीं, आपने कहा इनको लगता है कि मैं एक बड़ा प्लेयर बनूंगा। हाँ, उनको लगता है। बिहार के अंदर इतनी पार्टियां हैं, इतने प्लेयर हैं कि वहां पर अगर इनको कुछ अच्छा मिल जाएगा तो हो सकता है इनको एक साइड चूज करनी पड़े, नहीं तो सरकार ही ना बने। ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ये गलती नहीं, लेकिन इसकी संभावना मुझे आज भी नहीं लगती है कि वो आज भी मुझे, मतलब यदि आप अरविंद केजरीवाल की दिल्ली कैंपेन को और क्या नाम इनका पीके साहब के कैंपेन को एक जैसे समझ रहे हैं तो भले ही एक जैसा हो, लेकिन वोटर का जो चॉइस है ना वो बिल्कुल अलग अलग है, दिल्ली की और वहाँ की। दिल्ली में उस तरह से वोट नहीं हो रहा था, वहाँ पर वो करप्शन का जो कैंपेन था उस पर लोग खड़े हो गए थे। यहाँ पर बिहार में जाति जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी, और जाति के समझ से मैं नहीं समझता कि प्रशांत जी के पास आज भी कोई एक बड़ा वोट बैंक है। वो भले ही कुछ तो लेंगे, इतनी मेहनत वो कर रहे हैं, प्रशांत जी का कहना ये लगातार मेहनत कर रहे हैं। और देखिए सब में कॉन्फिडेंस, अभी तो डिप्टी सीएम से मिले थे आप, सैनी जी से, तो हर एक के पास अपना कॉन्फिडेंस नहीं। प्रशांत जी का कहना ये है, चूंकि जाति को लेकर के बहुत ज्यादा बिहार में वो हो गया है, तो इस बार जातियों के बैरियर टूटेंगे, और चूंकि वो किसी पावरफुल जाति से नहीं है, जो जातियां इसमें प्रभावशाली हैं, इसलिए मैं न्यूट्रल हूं, इसलिए तमाम जातियों का समर्थन उनको मिलेगा। सर एक कमेंट फिर यूपी की बात करेंगे, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये उनका अपना कैलकुलेशन है। मुझे लगता है सिर्फ बिहार अकेला ऐसा राज्य नहीं कि जहां जाति पे चुनाव होते हैं। सारे राज्य के चुनाव अगर आप देखोगे तो जाति बेसी होते हैं, चाहे गुजरात का हो, चाहे कर्नाटका का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे महाराष्ट्र का, सब जगह जातियां बटी हुई और अपने तरह से वोटिंग करती है। प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि अगर वो किंग मेकर बनने की स्थिति में आएंगे तब भी वो किसी सरकार के साथ नहीं जाने वाले। उनका बहुत क्लियर फोकस है कि उन्हें अपनी जमीन मजबूत करना है। वो जानते हैं कि भाई 15 साल लालू प्रसाद यादव का जंगल राज बिहार की जनता ने देखा है, 20 साल से नीतीश कुमार को देखा, और अब जनता उनके पास आती है तो वो अगले लंबे राजनीति की तैयारी कर
कर रहे हैं, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म की राजनीति की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि मेरे 25 से 30 विधायक आ गए, मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊं या कुछ दिनों के लिए मंत्री बन जाऊं, बाद में मिड टर्म इलेक्शन में फिर चला जाऊं। वो इंतजार करेंगे, वो कहेंगे कि भले यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है लगने दीजिए, फिर चुनाव होंगे, मैं फिर चुनाव में जाऊंगा। जब तक उनका पूर्ण बहुमत की सरकार या वो मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में या जनसराज का मुख्यमंत्री बनने की स्थिति नहीं आएगी, वो किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। कह दिया उन्होंने, बहुत स्पष्ट बोला है। अब यूपी की बात करते हैं। 2025 में बिहार, 26 में बंगाल, फिर 27 में यूपी में इलेक्शन होगा। अगले 3 साल देश की सियासत की दिशा तय करेंगे आने वाले वर्षों के लिए। सबकी नजर योगी हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं इस पर होगी। क्या अखिलेश यादव वापसी कर पाएंगे इस सवाल पर होगी। लेकिन अखिलेश जी के सामने यह सवाल पूछ ही लिया गया कि क्या लग रहा है आपको 27 में क्या होगा, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। अखिलेश जी ने कहा हमारा सर्वे हो गया है। तो रिपोर्टर ने पूछा सर्वे में क्या निकला। उन्होंने कहा आपके मन में क्या है, जो आपके मन में है वही निकला। योगी जी जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। सुनिए। हमारा सर्वे हो चुका है, हमारा सर्वे। जो आपके दिल कह रहा है ना, वही सर्वे है हमारा। दिल क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हाँ देखिए आप। नहीं, सर्वे क्या बताना। देखिए अभी तो आप 24 में चुनाव हुआ मान लो, वो सब रिकॉर्ड आपके सामने, डेटा सामने है। अब आपको और लोगों को मनाना है, लोगों को और जोड़ना है, सही टिकट देनी है, पीडीए का नारा है, इसमें क्या छिपाना। और सब जान गए, ये जितने लोग बैठे हैं, आप में से जितने लोग बैठे हैं, मैं आपको भी बता दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करेगी, फिर बर्बाद करेगी। कुछ भी कहिए, अखिलेश यादव की हाजिर जवाबी कमाल की होती है। इनका विट जो है, ह्यूमर जो है, बड़ा जबरदस्त होता है। अब उन्होंने क्या कहा, हमारे सर्वे में तो हमारे। अच्छा, उनके पास ये कहने के लिए एक बेस है कि वो उन्होंने कहा अभी 24 में तो आपने देखा हम सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में बन गए, बीजेपी के सारे दावे हवाई साबित हो गए। अब क्या करना है, टिकट बांटो बढ़िया से, अच्छे उम्मीदवार चूज करो, पीडीए का नारा लगाओ और सत्ता में आ जाओ। ये उनका गणित है, उनका कैलकुलेशन है। इन्होंने एक और मजेदार बात कही थी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी आपको किसान जब भी ये सीजन होता है तो हमारे देश में फर्टिलाइजर की कहीं ना कहीं कमी होती है, किसान परेशान होते हैं लाइन लगा करके खाद लेने के लिए। तो इन्होंने कहा जो डीएपी की खाद होती है, इन्होंने कहा वो डीएपी की खाद किसानों को इसीलिए नहीं दे रही सरकार क्योंकि उसमें भी पीडीए है, डीएपी पीडीए, इसीलिए वो खाद जो है किसानों को नहीं मिल रही, इसलिए ये सरकार जो है परेशान कर रही है। ये खैर ऑन अ लाइटर नोट उन्होंने भी ये बात कही थी। लेकिन जितना सरल बता दिया इन्होंने यूपी का चुनाव, ऐसा है क्या सर? नहीं, ऐसा है तो नहीं, लेकिन अखिलेश जी चूंकि सबसे बड़े कंटेंडर हैं वो, और अगर वो इस कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास से नहीं बोलेंगे तो उनका वोटर, उनका सपोर्टर, उनका कार्यकर्ता जो है उसके अंदर हौसला कैसे आएगा। और एक बात उन्होंने और कही जो आपने शायद छोड़ दी, उन्होंने कहा कि और लोगों को जोड़ना है। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब उस और लोगों में कौन है? क्या ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे लोग भी हैं, वो जो उन पे जो बोले वो अलग से सुनाऊंगा। जिनको जोड़ना है, या उनकी बिरादरी के लोगों को जोड़ना है। तो अखिलेश जी ने एक काम और किया, नहीं मायावती जी को तो नहीं जोड़ेंगे, वहां तो झगड़ा दूसरा है, वो मुख्यमंत्री कुर्सी का। अखिलेश जी ने एक काम ये किया है कि जो संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर या ये और क्या नाम, अनुप्रिया पटेल, ये जो पार्टियां हैं इनकी जो बिरादरी के जिला और मंडल स्तर के जो नेता हैं, जो लो प्रोफाइल है, उनको उन्होंने जोड़ लिया है अपने साथ और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जो वोटों के ये होलसेल डीलर मतलब ठेकेदार हैं, इनकी बजाय हम जो रिटेल वाले हैं उनके पास जा रहे हैं, जिनके पास अपने अपने जिलों में अपने उसी जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले, हाँ, दूसरे लोग और लोग, जैसे लोकसभा में किया उन्होंने। भाई ओम प्रकाश राजभर के मुकाबले सुखदेव राजभर को ले आए वो अपना अवध क्षेत्र में, ऐसे ही और भी लोगों को, लालजी पटेल, मतलब कुल मिलाकर के वो इस पर भी काम कर रहे हैं। ठीक है सर, अखिलेश जी आज कॉन्फिडेंस की बात हो रही है सबके, मोदी जी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है सबका, तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। अखिलेश जी एक तो विट बहुत है उसमें कि वो उस तरह से गुस्सा नहीं होते और अच्छे से जवाब देते हैं। कॉन्फिडेंस के लिए उन्होंने खुद ने कह दिया कि 2024 के चुनाव में जो हुआ, लेकिन 2024 के बाद तो बाई इलेक्शंस हुए थे तुरंत बाद, 10 के 10 आ रहे, तो वो याद है उनको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इलेक्शन बहुत दमदार इलेक्शन है, लेकिन योगी जी के लिए भी बड़ी चुनौती है, अखिलेश जी के लिए भी बड़ी चुनौती है कि वो अब तीसरी बार तक भी यदि नहीं आ पाते सरकार में तो उनके लिए भी मुश्किल होगी कि किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन क्या वो लड़ाई करें, मुझे लगता है कि जैसे यहाँ बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन हुआ है,
समाजवादी पार्टी यदि कोई उस तरह का बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं बनाती है तो उनके लिए उस पूरे वोट बैंक को बढ़ाना थोड़ा तो सा यहाँ तो मुश्किल ये काम और कांग्रेस ही हैं हाँ, एक साथ। तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, नहीं लेकिन अभी है नहीं ना उस तरह से, मतलब आप हाँ, मतलब घोषित तौर पर विधानसभा के लिए नहीं है। तो अब वो घोषित तौर पर यदि उनके साथ आ जाए, और जैसे तेजस्वी ने किया, मैं कह रहा हूँ केवल घोषित तौर पर तो 2017 में भी आ गए थे, लेकिन वो लड़ाई को एक पूरे यूनिटी के साथ या मजबूती के साथ दोनों लोग लड़ें। जब वो समीर जी बताएंगे कहाँ राहुल गांधी जी आ जाएं तो उसके बाद इस पर चर्चा करें। सर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अखिलेश यादव की बहुत गंभीर चर्चा चल रही है आरएलडी के साथ, जयंत चौधरी के साथ। जयंत चौधरी को फिर चुनाव के पहले लेकर आना चाह रहे उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर, और अखिलेश यादव के परिवार के एक बड़े नेता है, वो जयंत चौधरी के साथ संपर्क में है और बातचीत चल रही है उनकी, और जयंत चौधरी भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। जयंत चौधरी बढ़िया केंद्र सरकार में बैठे नहीं अभी केंद्र में, लेकिन उनका फोकस तो चले जाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले कैसा सीटों का होगा, जो पूरा माहौल बन रहा है, जो भी होगा जयंत चौधरी जिस तरीके से अभी स्थिति है, मुझे लग रहा है कि चुनाव के पहले वो पाला पलट सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्या सीटें देती है उत्तर प्रदेश में, कैसे उनको साथ में लेके चलती है, ये देखने वाली बात होगी। जयंत चौधरी बिल्कुल बातचीत चल रही है, जैसे चिराग पासवान की बिहार में चल रही है, बातचीत चल रही है सर, बातचीत चल रही है। इनके परिवार के लोग उनके संपर्क में हैं, और मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं। सहयोगियों की बात निकली तो सर मैं उस सहयोगी वाला बयान भी सुना दूं। 10 सेकंड में आ जाऊंगा, क्योंकि आप सबने अब सहयोगी जोड़ने की बात कही, तो इनसे सवाल पूछा गया कि आपको ये निषाद जी जो हैं, संजय निषाद पार्टी के, ओम प्रकाश राजभर, इन पर आपको क्या कहना है? एक बड़ा हंगामा चल रहा है यूपी के अंदर, पता नहीं आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया कि नहीं दिया। बाराबंकी में एबीवीपी के, बीजेपी के छात्र विंग जो है, उसके स्टूडेंट्स एक यूनिवर्सिटी को लेकर किसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वहां काफी हंगामा हो गया, और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी ने, इन्होंने इनको गुंडा कह दिया, ये तो गुंडे हैं, और उसके बाद वो पहुंच गए इनके घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए, तो पुलिस ने वहां चलाई खूब लाठी, और यूपी में योगी सरकार में एबीवीपी के छात्र पिटे, मामला बहुत बड़ा बन गया। उसके बाद योगी सरकार ने एक्शन भी लिया, कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड वगैरह भी किया उनको शांत कराने के लिए, छात्र विंग को, लेकिन ये मामला बड़ा बन गया। समाजवादी पार्टी की स्टूडेंट विंग ने भी प्रोटेस्ट किया जाकर के कि ये छात्रों पर अन्याय हो रहा है, तो इसी को लेकर उनसे सवाल किया गया था कि ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा कहा, तो उनका जवाब जो था वो भी बात करने लायक है। उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों के बारे में कुछ इसीलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये मेरी टिप्पणी को आधार बनाकर अभी जिस दल के साथ हैं उसको ब्लैकमेल करेंगे, अपने नंबर बढ़वा लेंगे, मतलब व्यापार, मेरी बात का जाकर के व्यापार करेंगे बीजेपी के साथ, और मैं इनको बड़ा बनाना नहीं चाहता। नहीं, क्या क्या हुआ है अगर आप थोड़ा विस्तार से बता दो तो मैं जवाब दूं। राजभर जी वाले कुछ बोल दीजिए, उन्होंने गुंडा कहा है, फिर ये नहीं, देखिए मुझे कुछ नहीं कहना है, इसलिए नहीं कहना कि कुछ कहावतें और चल रही। देखिए मैं लीडर्स को जानता हूं, हमारे बोलने का ही कीमत वसूल लेंगे। अगर उन्हें थोड़ा भी सम्मान है, अगर उन लोगों में अगर थोड़ा भी सम्मान है तो विचार करें वो। लेकिन सवाल ये कि अगर हम कुछ कह दें तो उसी की वो डिमांड हो जाएगी कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं? सरकार है, लाभ पहुंचा देगी, कौन उनको विभाग पीडब्ल्यूडी मिल जाए, हमारे बोलने से पीडब्ल्यूडी मिल जाए तो हम तो चाहेंगे उन्हें पीडब्ल्यूडी मिल जाए। अच्छा, ये राजभर जी के साथ काम किए हुए, मतलब पिछला इलेक्शन दोनों मिलकर ही लड़े थे, उस वक्त राजभर जी को बाद में वो इसलिए भी नहीं बोल रहे कि भाई किसी दिन राजभर जी फिर इधर लाना पड़े। हाँ नहीं, लेकिन खुल के कह सकते थे आत्मसम्मान बचाए तो इधर आ जाइए, कहा ना उन्होंने कि आत्मसम्मान के लिए बोल तो दिया कि आत्मसम्मान है तो फिर देख लें। यूपी में कुछ रीअलाइनमेंट, देखिए कैलकुलेशन तो बिल्कुल साफ है। अखिलेश यादव जो हैं वो यादव मुस्लिम प्लस 1-2, अगर ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल साफ है कि अगर इस तरह का कोई जातीय समीकरण और इस तरह का कोई जो समीकरण बनता है लोगों का, तो नेचुरली अखिलेश यादव की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी तरह से मायावती ने भी कोशिश की थी जो सफल नहीं हुई, वो भी ऐसे ही चाह रही थी कि दलित प्लस बाकी लोग। आप कह रहे हैं इनकी और आरजेडी की प्रॉब्लम एक ही है, मुस्लिम यादव प्लस समथिंग चाहिए, वो समथिंग नहीं आ रहा है, वही प्लस समथिंग। इसीलिए जो बाकी लोग भी बोल रहे थे कि राजभर के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते, बाकी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते, वो इसीलिए यही कैलकुलेशन है जिसको लेकर वो चल रहे हैं। एक बार मैं आपको योगी जी की भी बात सुनवा देता हूं। अखिलेश यादव यूपी में वापसी करने की बात कर रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने आज नए यूपी की बात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था, बीमारू राज्य था, पिछली सरकारों ने सिर्फ माफिये दिए, गुंडे दिए,
और यूपी की इकोनॉमी को 7वें 8वें नंबर पर पहुंचा दिया। पहले यूपी में दंगे होते थे, त्योहारों में दहशत होती थी। आज यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और प्रदेश में सुख शांति के साथ विकास है। से मुक्त, माफिया मुक्त राज्य की अवधारणा ने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े निवेश को आमंत्रित किया और इसका सर्वाधिक लाभ अगर किसी को प्राप्त हुआ है तो व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता से जुड़े हुए नौजवानों को हुआ है। पर्व और त्योहारों के समय जब उत्साह और उमंग का माहौल हर एक चेहरे पर दिखना चाहिए, उस समय पर्व और त्योहार की आशंका उनकी जवान को खामोश कर देती थी। अच्छा, आज सब सेंटिमेंट की बात है, जैसा सर ने कहा था शुरुआत में प्रोग्राम में कि आप क्या माहौल बनाने की कोशिश कर पा रहे हैं और उसको बना पा रहे हैं कि नहीं। तो योगी जी शुरुआत कर रहे हैं अपनी बात की 2017 से, जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तब से मैंने प्रदेश को कितना बदल दिया। अखिलेश जी भी उसी सेंटिमेंट को बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी शुरुआत होती है 2024 से कि 2024 में जो कुछ इन्होंने बीजेपी ने किया था वो सब कुछ हमने धो दिया है। अब यूपी क्लीन स्लेट है और अब जो चुनाव होगा अगला, उसमें पिछले आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है। सर नहीं, देखिए, जो सत्ता में होता है ना, जो भी, वो हमेशा विकास की बात और अपनी सरकार की योजनाओं की बात और एक नई तस्वीर दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए 17 से हमने 24 तक 25 तक उत्तर प्रदेश को हम यहाँ ले आए हैं और अभी आगे का, जैसे मोदी जी 2047 की बात करते हैं, वो मतलब आगे 20 साल बाद भारत कैसा होगा और उस विजन के लिए हम काम कर रहे हैं। तो एक सपना दिखाने की बात होती है। तो सत्ताधारी जो होता है वो हमेशा सपना दिखाता है और चूंकि उसके पास डिलीवर करने के लिए बहुत कुछ होता है, सरकार के पास भाई बहुत सारी योजनाएं होती हैं, अब नीतीश कुमार जी डिलीवर किए जा रहे हैं, तो लेकिन जो विपक्ष में होता है वो हमेशा एंटी इनकम्बेंसी को जनरेट करता है। तो अखिलेश जी उस कोशिश में हैं कि जितनी एंटी इनकम्बेंसी योगी सरकार के खिलाफ हम बना सकें बनाएं। योगी जी उस एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नया उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेसवे, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, तो ये सारी। लेकिन इन साथियों की जिनकी हम लोग पहले बात कर रहे थे, छोटी पार्टियां जो यूपी के हैं, जो अभी बीजेपी के साथ हैं, तो बीजेपी को भी उतनी जरूरत है ना सर इनकी जितनी अखिलेश यादव को है। बीजेपी को उतनी ही जरूरत है। वो तो लेकिन अलग अलग आयोजन कर रहे हैं, कभी दिल्ली में करते हैं, कभी कहीं करते हैं। उनको नजर में है और वो भी वही है कि वो एक दबाव बनाने के लिए, जो अखिलेश जी करेंगे भी दबाव बनाएंगे, तो वो यहाँ आयोजन कर लिया तो कहेंगे भी देखो हम सब लोग एक साथ हैं, ये सब एक साथ जा भी सकते हैं, एक ही बस में बैठे हुए हैं। तो वो बस कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी ये आपको तय करना है। तो उसके लिए थोड़ा एक दबाव बनाने के लिए, लेकिन वो लोग चुनाव से पहले कहीं जाने की अभी संभावना नहीं, क्योंकि सरकार में बैठे रहेंगे। चुनाव के बाद क्या होता है, क्योंकि उनके लिए तो कुछ ऐसा महत्वपूर्ण इशू नहीं है विचारधारा। अभी तो मंत्रिमंडल विस्तार भी होना। सर छोटे में बोलिएगा प्लीज, ब्रेक लेना पड़ेगा। मेरा कहना है कि भाई 2022 में अगर अखिलेश यादव 2017 की तुलना में 47 सीटों से 111 सीटों पर चले जाते हैं और बीजेपी 312 से 255 पे आ जाती है, तो ये सब जवाब तो देना पड़ेगा ना। और 37 सीटें लोकसभा में अगर जीत रहे हैं तो चुनौती तो है, ऐसा नहीं है कि भाई कहने के लिए उनके बिल्कुल बिल्कुल